वियोगी जन्म ज्ञान। प्रश्न, आधान या जन्म समय में यदि पाप ग्रह निर्बल हो, शुभ ग्रह बलवान हो, नपुंसक बुध शनि के केंद्र में हो तथा लग्न पर शनि या बुध की दृष्टि हो तो तात्कालिक चंद्रमा जिस राशि के द्वादशांश में हो उस राशि के सदृश वियोनी मानवेतर प्राणी का जन्म जानना चाहिए। अर्थात चंद्रमा यदि वियोनी राशि के द्वादशांश में हो तब वियोनी प्राणियों का जन्म समझना चाहिए, अथवा पाप ग्रह अपने नवमांश में और शुभ ग्रह अन्य ग्रहों के नवमांश में हो तथा निर्बल वियोनी राशि लग्न में हो तो भी विद्वान पुरुष वियोनी का मानवेतर जीव के ही जन्म का प्रतिपादन करे। वियोनी के अंगों में राशि स्थान: 1 मस्तक, 2 मुख, गला, गर्दन, 3 पैर, कंधा, 4 पीठ, 5 हृदय, 6 दोनों पार्श्व, 7 पेट, 8 गुदामार्ग, 9 पिछले पैर, 10 लिंग, 11 अंडकोश, 12 चूतड़ तथा पुच्छ। इस प्रकार चतुष्पद आदि पशु पक्षी के अंगों में मेषादि राशियों के स्थान हैं। वियोगी वर्ण ज्ञान: लग्न में जिस ग्रह का योग हो उस ग्रह के समान और यदि किसी का योग न हो तो लग्न के नवमांश राशि पति के समान वियोनी का वर्ण श्याम और गौर आदि रंग कहना चाहिए। बहुत से ग्रहों के योग या दृष्टि हो तो उसमें जो बली हों या जीतने बली हों उनके सदृश वर्ण कहना चाहिए। लग्न के सप्तम भाव में ग्रह हो तो उस ग्रह के समान उस ग्रह का जैसा वर्ण कहा गया है वैसा चिन्ह उस वियोनी के पीठ आदि अंगों में जानना चाहिए। पक्षी जन्म ज्ञान: ग्रहयुक्त लग्न में पक्षी द्वेष कोण हो अथवा बुध का नवमांश हो या चर राशि का नवमांश हो तथा उस पर शनि या चंद्रमा अथवा दोनों की दृष्टि हो तो क्रमशः शनि और चंद्रमा की दृष्टि से स्थलचर और जलचर पक्षी का जन्म समझना चाहिए। वृक्षादि जन्म ज्ञान: यदि लग्न चंद्र, गुरु और सूर्य ये चारों निर्बल हो तो वृक्षों का जन्म जानना चाहिए। स्थल या जन्म संबंधी वृक्षों के भेद लग्नांश के अनुसार समझने चाहिए। उस स्थल या जलचर नवांश का स्वामी लग्न से जितने नवमांश आगे हो उतने ही स्थल या जल संबंधी वृक्षों की संख्या जाननी चाहिए। यदि उक्त अंश के स्वामी सूर्य हो और अंतःसार सखुआ, शीशम आदि शनि हो तो दुर्भग किसी उपयोग में न आने वाले कुरकुस, फरहद आदि खोटे वृक्ष, चंद्रमा हो तो दूध वाले वृक्ष, मंगल हो तो कांटे वाले, गुरु हो तो फलवान आम आदि, बुध हो तो विफल जिनमें फल नहीं होते ऐसे वृक्ष, शुक्र हो तो पुष्प के वृक्षों, गेंदा, गुलाब आदि का जन्म समझना चाहिए। चंद्रमा के अंशपति होने से समस्त चिकने वृक्ष, देवदारू आदि तथा मंगल के अंशपति होने पर कड़वे वृक्ष, निम्बादि का भी जन्म समझना चाहिए। यदि शुभ ग्रह अशुभ राशि में हो तो खराब भूमि से सुंदर वृक्ष और पाप ग्रह शुभ राशि में हो तो सुंदर भूमि में खराब वृक्ष का जन्म देता है। इससे अर्थतः ये बात निकली कि यदि कोई शुभ ग्रह अंशपति हो और वो शुभ राशि में स्थित हो तो सुंदर भूमि में सुंदर वृक्ष का जन्म होता है, और यदि पाप ग्रह अंशपति होकर पाप राशि में स्थित हो तो खराब भूमि में कुत्सित वृक्ष का जन्म होता है। इसके सिवा वो अंशपति अपने नवमांश से आगे जितनी संख्या पर अन्य नवमांश में हो उतने ही संख्या में और उतने ही प्रकार के वृक्षों का जन्म समझना चाहिए। आधान ज्ञान: प्रतिमास मंगल और चंद्रमा के हेतु से स्त्री को ऋतुधर्म हुआ करता है। जिस समय चंद्रमा स्त्री की राशि से नेष्ठ अनुपचय स्थान में हो और शुभ पुरुष ग्रह बृहस्पति से देखा जाता हो तथा पुरुष की राशि से अन्यथा इष्ट उपचय स्थान में हो और बृहस्पति से दृष्ट हो तो उस स्त्री को पुरुष का संयोग प्राप्त होता है। आधान लग्न से सप्तम भाव पर पाप ग्रह का योग या दृष्टि हो तो रोष पूर्वक और शुभ ग्रह का योग एवं दृष्टि हो तो प्रसन्नता पूर्वक पति पत्नी का संयोग होता है। आधान काल में शुक्र, रवि, चंद्रमा और मंगल अपने अपने नवमांश में हो, गुरु लग्न से केंद्र या त्रिकोण में हो तो वीर्यवान पुरुष को निश्चय ही संतान होती। यदि सूर्य से सप्तम भाव में मंगल और शनि हो तो वे पुरुष के लिए तथा चंद्रमा से सप्तम में हो तो स्त्री के लिए रोगप्रद होते हैं। सूर्य से 12-2 में शनि और मंगल हो तो पुरुष के लिए और चंद्रमा से 12-2 में ये दोनों हो तो स्त्री के लिए घातक होते हैं। अथवा इन शनि मंगल में एक से युत और अन्य से दृष्ट रवि हो तो वह पुरुष के लिए और चंद्रमा यदि एक से युत तथा अन्य से दृष्ट हो तो वह स्त्री के लिए घातक होता है। दिन में गर्भाधान हो तो शुक्र मातृग्रह और सूर्य पितृग्रह होते हैं। रात्रि में गर्भाधान हो तो चंद्रमा मातृग्रह और शनि पितृग्रह होते हैं।
पितृग्रह यदि विषम राशि में हो तो पिता के लिए और मातृग्रह सम राशि में हो तो माता के लिए शुभ कारक होता है। यदि पाप ग्रह 12वें भाव में स्थित होकर पाप ग्रह से देखा जाता और शुभ ग्रह से न देखा जाता हो, अथवा लग्न में शनि हो तथा उस पर क्षीण चंद्रमा और मंगल की दृष्टि हो तो गर्भाधान होने से स्त्री का मरण होता है। लग्न और चंद्रमा दोनों या इनमें से एक भी दो पाप ग्रहों के बीच में हो तो गर्भाधान होने पर स्त्री गर्भ के सहित साथ ही या पृथक मृत्यु को प्राप्त होती है। लग्न अथवा चंद्रमा से चतुर्थ स्थान में पाप ग्रह हो, मंगल अष्टम भाव में हो अथवा लग्न से 4-12वें स्थान में मंगल और शनि हो तथा चंद्रमा क्षीण हो तो भी गर्भवती स्त्री का मरण होता है। यदि लग्न में मंगल और सप्तम में रवि हो तो गर्भवती स्त्री का शस्त्र द्वारा मरण होता है। गर्भाधान काल में जिस मास का स्वामी अस्त हो उस मास में गर्भ का स्त्राव होता है, इसलिए इस प्रकार के लग्न को गर्भाधान में त्याग देना चाहिए। आधान कालीन लग्न या चंद्रमा के साथ अथवा इन दोनों में 5, 9, 7, 4, 10 के स्थान में सब शुभ ग्रह हों और 3, 6, 11 भाव में सब पाप ग्रह हों तथा लग्न और चंद्रमा पर सूर्य की दृष्टि हो तो गर्भ सुखी रहता है। रवि, गुरु, चंद्रमा और लग्न ये विषम राशि एवं विषम नवमांश में हो अथवा रवि और गुरु विषम राशि में स्थित हो तो पुत्र का जन्म समझना चाहिए। उक्त सभी ग्रह यदि समराशि और सम नवमांश में हो अथवा मंगल, चंद्रमा और शुक्र ये सम राशि में हो तो विज्ञजनों को कन्या का जन्म समझना चाहिए। अथवा वे सब द्विस्वभाव राशि में हो और बुध से देखे जाते हों, अपने अपने पक्ष के यमल जुड़ भी संतान के जन्म कारक होते हैं। अर्थात पुरुष ग्रह 2 पुत्रों के और स्त्री ग्रह 2 कन्याओं के जन्मदायक होते हैं। यदि दोनों प्रकार के ग्रह हों तो एक पुत्र और एक कन्या का जन्म समझना चाहिए। लग्न से विषम 3, 5 आदि स्थानों में स्थित शनि भी पुत्र जन्म कारक होता है। क्रमशः विषम एवं समराशि में स्थित रवि और चंद्रमा अथवा बुध और शनि एक दूसरे को देखते हों अथवा समराशिस्थ सूर्य को विषम राशिस्थ मंगल देखता हो या विषम समराशिस्थ लग्न एवं चंद्रमा पर मंगल की दृष्टि हो अथवा चंद्रमा समराशि और लग्न विषम राशि में स्थित हो तथा उन पर मंगल की दृष्टि हो अथवा लग्न, चंद्रमा और शुक्र ये तीनों पुरुष राशि में नवमांश में हो तो इन सब योगों में नपुंसक का जन्म होता है। शुक्र और चंद्रमा समराशि में हो तथा बुध, मंगल, लग्न और बृहस्पति विषम राशि में स्थित होकर पुरुष ग्रह से देखे जाते हों अथवा लग्न एवं चंद्रमा समराशि में हो या पूर्वोक्त बुध, मंगल, लग्न एवं गुरु समराशि में हो तो ये यमल जुड़वी संतान को जन्म देने वाले होते हैं। यदि बुध अपने मिथुन या कन्या के नवमांश में स्थित होकर द्विस्वभाव राशिस्थ ग्रह और लग्न को देखता हो तो गर्भ में 3 संतानों की स्थिति समझनी चाहिए। उनमें 2 तो बुध नवमांश के सदृश होंगे और 1 लग्नांश के सदृश। यदि बुध और लग्न दोनों तुल्य नवमांश में हो तो तीनों संतानों को एक सा ही समझना चाहिए। यदि धनु राशि का अंतिमांश लग्न हो, उसी अंश में बलि ग्रह हो स्थित हो और बलवान बुध या शनि से देखे जाते हों तो गर्भ में बहुत 3 से अधिक संतानों की स्थिति समझनी चाहिए। गर्भ मासों के अधिपति शुक्र, मंगल, बृहस्पति, सूर्य, चंद्रमा, शनि, बुध, आधान लग्नेश सूर्य और चंद्रमा ये गर्भाधान काल से लेकर प्रसव पर्यंत 10 मासों के क्रमशः स्वामी हैं। आधान समय में जो ग्रह बलवान या निर्बल होता है उसमें मास में उसी प्रकार शुभ या अशुभ फल होता है। बुध त्रिकोण में हो और अन्य ग्रह निर्बल हों तो गर्भस्थ शिशु के 2 मुख, 4 पैर और 4 हाथ होते हैं। चंद्रमा वृष में हो और अन्य सब पाप ग्रह राशि संधि में हो तो बालक गूंगा होता है। यदि उक्त ग्रहों पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो वो बालक अधिक दिनों में बोलता है। मंगल और शनि यदि बुध की राशि नवमांश में हो तो शिशु गर्भ में ही दांत से युक्त होता है। चंद्रमा कर्क राशि में होकर लग्न में हो तथा उस पर शनि और मंगल की दृष्टि हो तो गर्भस्थ शिशु कुबड़ा होता है। मीन राशि लग्न में हो और उस पर शनि, चंद्रमा तथा मंगल की दृष्टि हो तो गर्भ का बालक पंगु होता है। पाप ग्रह और चंद्रमा राशि संधि में हो, उन पर शुभ ग्रह की दृष्टि न हो तो गर्भस्थ शिशु जड़ मूर्ख होता है। मकर का अंतिम अंश लग्न में हो और उस पर शनि, चंद्रमा तथा सूर्य की दृष्टि हो तो गर्भ का बच्चा वामन बौना होता है। पंचम तथा नवम ग्रह के देशकांड में पाप ग्रह हो तो जातक क्रमशः पैर, मस्तक और हाथ से रहित होता है। गर्भाधान के समय यदि सिंह लग्न में सूर्य और चंद्रमा हो तथा उन पर शनि और मंगल की दृष्टि हो तो शिशु नेत्रहीन होता है। यदि शुभ और पाप ग्रह दोनों की दृष्टि हो तो आंख में फूली होती है। यदि लग्न से 12वें भाव में चंद्रमा हो तो बालक का वाम नेत्र और सूर्य हो तो दक्षिण नेत्र नष्ट होता है। ऊपर जो अशुभ योग कहे गए हैं उन पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो उन योगों के बल पूर्ण नहीं होते हैं।
ऐसी परिस्थिति में देवाराधन एवं चिकित्सा आदि यत्नों से अशुभ फल का निवारण हो जाता है। यदि आधान लग्न में शनि का नवमांश हो और शनि सप्तम भाव में हो तो 3 वर्ष पर प्रसव होता है। यदि इसी स्थिति में चंद्रमा हो अर्थात लग्न में चंद्रमा का नवमांश हो और चंद्रमा सप्तम भाव में स्थित हो तो 12 वर्ष पर प्रसव होता है। इन योगों का विचार जन्म काल में भी करना चाहिए। आधान काल में जिस द्वादशांश में चंद्रमा हो उससे उतनी ही संख्या आगे राशि में चंद्रमा के जाने पर बालक का जन्म होता है। द्वादशांश भुक्त अंशादि को 2 से गुणा करके उसमें 5 से भाग देने पर लब्धि राश्यादि मान की सूचक होती है। जन्म ज्ञान। शिशु की जन्म कुंडली में यदि चंद्रमा जन्मल ग्रह को नहीं देखता हो तो पिता के परोक्ष में बालक का जन्म समझना चाहिए। इसी योग में यदि सूर्य चर राशि में मध्य दशम भाव से आगे 11-12 में अथवा पीछे 9-8 में हो तो पिता के विदेश रहने पर पुत्र का जन्म समझना चाहिए। इससे यह सिद्ध होता है कि यदि सूर्य स्थिर राशि में हो तो स्वदेश में रहते हुए पिता के परोक्ष में और द्विस्वभाव राशि में हो तो स्वदेश और परदेश के मध्य स्थान में पिता के रहने पर बालक का जन्म होता है। लग्न में शनि और सप्तम भाव में मंगल हो अथवा बुध और शुक्र के बीच में चंद्रमा हो तो भी पिता के परोक्ष में शिशु का जन्म समझना चाहिए। पाप ग्रह की राशि वाले लग्न में चंद्रमा हो अथवा वो वृश्चिक के दृश कांड में हो तथा शुभ ग्रह 2-11 भाव में स्थित हो तो सर्प का या सर्प से वेष्टित मनुष्य का जन्म समझना चाहिए। मनुश्रेष्ठ, यदि सूर्य चतुष्पद राशि में हो और शेष ग्रह बलयुक्त हो तो एक ही कोष में लिपटे हुए 2 शिशुओं का जन्म समझना चाहिए। शनि या मंगल से युक्त सिंह, वृष या मेष लग्न हो तो लग्न के नवमांश की राशि जिस अंगुल की हो उस अंग में नाल से लिपटे हुए शिशु का जन्म समझना चाहिए। यदि लग्न और चंद्रमा पर गुरु की दृष्टि न हो अथवा चंद्रमा सूर्य से संयुक्त हो तथा उसे गुरु नहीं देखता हो अथवा चंद्रमा पाप ग्रह और सूर्य से संयुक्त हो तो शिशु को परपुरुष के वीर्य से उत्पन्न समझना चाहिए। यदि 2 पाप ग्रह पाप राशि में स्थित होकर सूर्य से सप्तम भाव में हो तो सूर्य के चर आदि राशि के अनुसार विदेश, स्वदेश या मार्ग में बालक का जन्म समझना चाहिए। पूर्ण चंद्रमा अपने राशि में हो, बुध लग्न में हो, शुभ ग्रह चतुर्थ भाव में हो अथवा जलचर राशि लग्न हो और उससे सप्तम स्थान में चंद्रमा हो तो नौका पर शिशु का जन्म समझना चाहिए। नारद, यदि जलचर राशि को लग्न को जलचर राशि स्थित पूर्ण चंद्रमा देखता हो अथवा 10-4 या लग्न में हो तो जल में प्रसव होता है, इसमें संशय नहीं। यदि लग्न और चंद्रमा से शनि 12वें भाव में हो उस पर पाप ग्रह की दृष्टि हो तो बालक का कारागार में जन्म होता है। तथा कर्क या वृश्चिक लग्न में शनि हो और उस पर चंद्रमा की दृष्टि हो तो गड्ढे में बालक का जन्म समझना चाहिए। जलचर राशि शनि लग्न में हो तथा उस पर बुध, सूर्य या चंद्रमा की दृष्टि हो तो क्रमशः क्रीड़ा स्थान, देवालय अथवा ऊसर भूमि में शिशु का प्रसव समझना चाहिए। यदि मंगल बलवान होकर लग्नगत शनि को देखता हो तो शमशान भूमि में, चंद्रमा और सूर्य देखते हो तो रम्य स्थान में, गुरु देखता हो तो अग्निहोत्र ग्रह में, सूर्य देखता हो तो राजगृह, देवालय और गौशाला में तथा बुध देखता हो तो त्रिशाला में बालक का जन्म समझना चाहिए। यदि लग्न में चर राशि हो तो मार्ग में लग्न राशि के कथित स्थान के समान स्थान में बालक का जन्म होता है। यदि लग्न में स्थिर राशि हो तो स्वदेश के ही उक्त स्थान में जन्म होता है। यदि लग्न राशि अपने नवमांश में हो तो स्वग्रह में ही वैसे स्थान में जन्म होता है। मंगल और शनि से त्रिकोण 5-9 में अथवा सप्त भाव में चंद्रमा हो तो जातक को माता त्याग देती है। यदि उस पर गुरु की दृष्टि हो तो त्यक्त होने पर भी दीर्घायु होता है। पाप ग्रह से दुष्ट चंद्रमा यदि लग्न में हो और मंगल सप्तम भाव में स्थित हो तो माता से व्यक्त होने पर जातक मर जाता है। अथवा पाप दृष्ट चंद्रमा यदि शनि मंगल से 11वें भाव में स्थित हो तो भी शिशु की मृत्यु हो जाती है। यदि चंद्रमा शुभ ग्रह से देखा जाता हो तो बालक दूसरे के हाथों में जाकर सुखी होता है। यदि पाप से ही दृष्ट हो तो दूसरे के हाथ में जाने पर भी हीनायु होता है। पितृसंज्ञक ग्रह बलि हो तो पिता के घर में और मातृसंज्ञक ग्रह बलि हो तो माता अर्थात माता के घर में जन्म समझना चाहिए। मुने, यदि शुभ ग्रह नीच स्थान में हो तो वृक्षादि के नीचे तृण पत्रादि की कुटी में जन्म समझना चाहिए। शुभ ग्रह नीच स्थान में हो और लग्न अथवा चंद्रमा पर एक स्थान स्थित शुभ ग्रहों की दृष्टि न हो तो निर्जन स्थान में प्रसव होता है।
यदि चंद्रमा शनि की राशि के नवमांश में स्थित होकर चतुर्थ भाव में विद्यमान हो तथा शनि से दृष्ट या युत हो तो प्रसव काल में प्रसूति का जन्म शयन पृथ्वी पर समझना चाहिए। फिर शुद्ध राशि लग्न हो तो सिर की ओर से तथा पृष्ठोदय राशि लग्न हो तो पृष्ठ पैर की ओर से शिशु का जन्म होता है। चंद्रमा से चतुर्थ स्थान में पाप ग्रह हो तो माता के लिए कष्ट समझना चाहिए। जन्म समय में सब ग्रहों की अपेक्षा शनि बलवान हो तो सुति का ग्रह पुराना किंतु संस्कार किया हुआ समझना चाहिए। मंगल बली हो तो जला हुआ, चंद्रमा बली हो तो नया और सूर्य बली हो तो अधिक काष्ठ से युक्त होकर भी मजबूत नहीं होता। बुध बली हो तो प्रसव ग्रह बहुत चित्रों से युक्त, शुक्र बली हो तो चित्रों से युक्त नवीन और मनोहर तथा गुरु बली हो तो सुतिका का ग्रह सुदीर्ण समझना चाहिए। लग्न में तुला, मेष, कर्क, वृश्चिक या कुंभ हो तो वास्तु भूमि में पूर्व भाग में मिथुन, कन्या, धनु या मीन हो तो उत्तर भाग में, वृष हो तो पश्चिम भाग में तथा मकर या सिंह हो तो दक्षिण भाग में सुतिका का घर समझना।